लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम एक छोटा सा टॉपिक और भी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एडिशन ऑफ वेक्टर से ही रिलेटेड है आपका, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में आपका देखिए फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट नहीं होती है, हर चीज़ ऐड होती है, ठीक है। तो क्या मतलब है सब्ट्रैक्शन का? सब्ट्रैक्शन भी किस्म से वेक्टर्स का एडिशन ही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यही कहूँ कि बी वेक्टर को ए वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो उसका मतलब क्या होगा कि मैं ए वेक्टर में ही ऐड कर रहा हूँ बी वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर में। और नेगेटिव ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या मीनिंग है इसका? मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर बी वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन ये है, ये आपका बी वेक्टर, तो माइनस बी वेक्टर मतलब क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहेगा माइनस बी वेक्टर का, सिर्फ आपको क्या करना है, डायरेक्शन अपोजिट लेनी है, ठीक है। तो नेगेटिव वेक्टर, मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर बी वेक्टर है, इसका नेगेटिव का क्या मतलब होगा कि वो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन बी वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड उतना ही होना चाहिए। तो सिंपली ए के अंदर हम बी के नेगेटिव वेक्टर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसी को हम क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। दैट इज, इसको आप कोई अलग ही वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं आरएस। अगेन रिमेंबर वन थिंग, वेक्टर्स के केस में ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि सेम क्वांटिटी में आप सेम क्वांटिटी ही ऐड करेंगे, मतलब सिमिलर क्वांटिटीज ही आपस में ऐड होंगी। जैसे फोर्स ऐड होगा आपका, और आपका वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करेंगे, मतलब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स आपका कंप्लीट है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेक्टर्स से ही रिलेटेड है, और आपका ये लास्ट टॉपिक होगा जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, कोई आपका फिजिक्स से रिलेटेड बेसिक, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक है वो आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए हमारे पास बेसिकली मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में 4 ऑपरेशन है, एडिशन का ऑपरेशन है, माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन का जो है कि ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा एक ऑपरेशन है, इस तरीके से डिवीजन भी एक ऑपरेशन ही है, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को वेक्टर्स के अंदर देखना कि भाई किस तरीके से जो ऑपरेशन अप्लाई होता है ये, ठीक है। तो यहाँ भी रिमेंबर याद रखिए कि स्केलर्स को मल्टीप्लाई करना बहुत ही ईजी है, काफ़ी आसान है, अलजेब्रा के नियम से आप उनको ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन वेक्टर्स के केस में मल्टीप्लिकेशन का जो टॉपिक है दैट इज नॉट सो इजी, उतना ज़्यादा आसान नहीं है जितना आपका स्केलर्स के केस में है। जैसे 2 × 3 इजीली वी कैन से दैट इज 6, ठीक है। या सिंपल सी जो अभी आप कोई भी 2 स्केलर क्वांटिटीज उठा सकते हो जिनको मल्टीप्लाई करके आप एक तीसरी क्वांटिटी लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं डिस्टेंस की, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सभी पढ़े होंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी, और डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये आपका ऑपरेशन रहा मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों क्वांटिटी स्केलर है, ये भी स्केलर है और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी, और इन्होंने जो एक तीसरी क्वांटिटी हमें दी है डिस्टेंस, इट इज आल्सो ए स्केलर। तो जब हम 2 स्केलर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल अलजेब्रा के नियम से ही मल्टीप्लाई होता है कि मैग्नीट्यूड को सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वो जो क्वांटिटी हमारे सामने आती है वो किसी तीसरी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है, और इस मल्टीप्लिकेशन से हम उसके यूनिट्स और डायमेंशन फार्मूला वगैरह डिसाइड करते हैं। तो हमने अपने जो कंसेप्ट को है वेक्टर्स के केस के कंसेप्ट को भी कुछ इतनी ही आसान भाषा में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन के मायने थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और वेक्टर्स में ही एक प्रोडक्ट कहलाती है आपकी वेक्टर प्रोडक्ट, और तीसरा आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। वेक्टर्स को 2 तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और वेक्टर को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर आप स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी तरीके से हम स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक
ठीक है। दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के दो तरीके हैं आपके पास, दो नियम है, एक वेक्टर प्रोडक्ट, एक है स्केलर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमें देखना है वेक्टर्स के अंदर स्केलर प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है। मान लीजिए मेरे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है और बी वेक्टर, ठीक है। जिस तरीके से स्केलर क्वांटिटीज के केस में दो डिफरेंट क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जा सकता है और एक तीसरी कोई नई क्वांटिटी हमें देती है, लाइकवाइज वेक्टर्स में भी दो डिफरेंट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है स्केलर प्रोडक्ट के अंडर में हम बात करें तो ए और बी वेक्टर ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज आपकी हो सकती हैं। ये आपका सपोज कीजिए आपका जो है कोई फोर्स हो सकता है, ये सपोज कीजिए आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कोई डिफरेंट क्वांटिटीज हो सकती हैं, ठीक है। तो एडिशन के जैसा यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि सेम क्वांटिटीज को ये ऐड करते हैं। जैसे स्केलर में देखा जाए तो स्केलर में भी सेम क्वांटिटीज ये ऐड होती हैं। आप जो है स्पीड में टाइम को ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया जा सकता है तो एक तीसरी क्वांटिटी आपको देगा। वैसे ही सपोज कीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, कोई वेक्टर ए वेक्टर है, कोई वेक्टर बी वेक्टर है, तो मल्टीप्लिकेशन को स्केलर प्रोडक्ट के अंडर में अगर हम लिखना चाहें उसका नोटेशन क्या होगा। जैसे यहाँ तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेशल नोटेशन यूज करनी होगी। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ए और बी की स्केलर प्रोडक्ट चाहिए तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये जो सिंबल है, नोटेशन जो है, ये आपका क्या कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट। समटाइम्स वी कॉल इट, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है और इसको हम रीड भी ऐसे ही करते हैं ए डॉट बी, ठीक है। यानी कि दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट आपको निकालने के लिए दी जाए तो आप किस तरीके से लिखेंगे, ए डॉट बी, इसको डॉट प्रोडक्ट कहेंगे और इसको स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। तो जाहिर सी बात है भाई, दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन यहाँ हमने की है, स्केलर प्रोडक्ट की है दो वेक्टर्स की, तो डॉट प्रोडक्ट अगर आप दो वेक्टर्स की लेंगे तो दैट विल बी ए थर्ड क्वांटिटी। तो मान लीजिए कोई एक क्वांटिटी ए है, दूसरी क्वांटिटी बी है, तो आप इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालिए तो आपके पास कोई तीसरी क्वांटिटी होगी। जैसे यहाँ आप स्केलर और स्केलर की मल्टीप्लिकेशन करके जो क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहे हैं दैट इज ए स्केलर, तो यहाँ जब आप दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो आपके पास क्वांटिटी आएगी, सोच लीजिए कोई क्वांटिटी सी आ रही है आपके पास, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी या एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, आप इलेवंथ क्लास में पढ़े नहीं होंगे, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो जो क्वांटिटी आपके पास आती है दैट इज स्केलर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर्स की, ये दोनों वेक्टर हैं, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट आपको एक स्केलर देती है, इनको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन तो आपको फाइंड आउट करनी होगी नहीं, क्योंकि डायरेक्शन होती ही नहीं स्केलर क्वांटिटी में, डायरेक्शन डिस्क्रिप्शन में नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड इस सी का कितना होगा तो देखिए, तो सी किसके इक्वल होगा आपका, या यूँ कहे मैं ए डॉट बी किसके इक्वल होगा आपका, दैट इज magnitude of a vector into magnitude of b vector। याद रखिए दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं, तो यहाँ डॉट वगैरह का मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, a वेक्टर इंटू b वेक्टर इंटू cos ऑफ थीटा। ये थीटा कहाँ से आ गया, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल थीटा क्या है, एंगल है। अब एंगल तो किसी न किसी दो क्वांटिटीज के बीच में होगा, इनके दो डायरेक्शंस के बीच में होगा वेक्टर्स की। थीटा इज द एंगल किसके के बीच में होगी, बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन किसके बीच में होगी, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर ए। और देखिए मान लीजिए आपके पास कोई दो वेक्टर इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, ए और बी वेक्टर, ये कोई ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, उनके बीच में ये एंगल आपका थीटा है, सपोज कीजिए। तो ये एंगल भी हुआ 360 माइनस थीटा। आपको कौन सा एंगल लेना है, तो इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही आप एडिशन ऑफ वेक्टर्स के केस में। आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलिए, ए और बी के बीच में अगर आप एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से चलते हैं, चाहे ए ऊपर हो चाहे बी नीचे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे ऊपर। तो थीटा जो है वो आप इस वेक्टर से इस वेक्टर का जो स्मॉलेस्ट एंगल आप ये
कह सकते हैं स्मॉलेस्ट एंगल ही होगा, ठीक है। तो वो एंगल आपका क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। जनरली यहाँ पे ऐसे भी इसको मान सकते कि जो भी थीटा और 360 माइनस थीटा में जो स्मॉलेस्ट होगा दैट एंगल वी चूज, यानी कि जो एंगल एक आपके पास थीटा है, दूसरा आपके पास 360 माइनस थीटा है, तो दोनों में से जो भी स्मॉल उसको आप चूज करेंगे, सिंपल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे भी cos ऑफ थीटा और cos ऑफ 360 माइनस थीटा सेम क्वांटिटीज, ठीक है, क्योंकि 360 माइनस थीटा इज लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, cos इज पॉजिटिव, कोसाइन इज पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता थीटा ले 360 माइनस थीटा ले, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ए और बी वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू में cos ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर इन द बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। सिंपल मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos ऑफ थीटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम और डीपली स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए इसको मैं ऐसे लिख लूँ ए इंटू में बी cos ऑफ थीटा। देखिए ये ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी cos ऑफ थीटा क्या है, अगर मैं बी का कंपोनेंट फाइंड आउट करूँ ए की डायरेक्शन में, बी वेक्टर का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में फाइंड आउट करूँ, तो क्या होगा, बी cos ऑफ थीटा होगा। मतलब क्या है, ए वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लिकेशन बी वेक्टर के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया गया है जो ए की ही डायरेक्शन में है, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं b इंटू ए cos ऑफ थीटा, आई कैन राइट इट एज b इंटू ए cos ऑफ थीटा, आई कैन आल्सो राइट इट एज b डॉट ऑफ, यानी कि a डॉट b डॉट ए के इक्वल है, यानी कि आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि b का कंपोनेंट a की डायरेक्शन में या a का कंपोनेंट b की डायरेक्शन में, दोनों की सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको क्या देती है, थर्ड क्वांटिटी देती है, जो कि आपकी डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानी जाती है। आप देखिए इस तरीके से ही क्यों डिफाइन किया, मैं ऐसा क्यों नहीं लिख रहा हूँ, ए डॉट बी को ऐसा क्यों नहीं लिख देते, ए डॉट बी इज इक्वल टू, ऐसा क्यों नहीं लिख देते ए बी टेन थीटा, ऐसा क्यों नहीं लिख देते सेकेंड थीटा, क्यों नहीं लिख देते, ऐसा क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं डिफाइन किया है, ऐसे ही क्यों डिफाइन किया, कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन तो इसके लिए है नहीं, तो क्या है भाई, क्यों ए डॉट बी को ए बी cos थीटा लिखा है। देखिए जनरली जब आप फिजिक्स के आर्टिकल्स करेंगे तो बहुत सारे केसेस में ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है, ये जो क्वांटिटी हमारे लिए बहुत यूजफुल है, ये वाली चीज़, और इसको हमने कहा है दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट, इसलिए हमें डॉट पी को ए बी cos थीटा कहते हैं, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट आप ऐसे 11th क्लास में काफ़ी पढ़ चुके, इतना ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, ठीक है। सिंपल है दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का क्या मीनिंग है, देखिए ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अगर मैं ये कहूँ कि 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो ऑपरेशन आपने लगाया है मल्टीप्लिकेशन का, मान लीजिए मैं कोई दो नंबर नेचुरल नंबर से उठा रहा हूँ, नेचुरल नंबर से उठाए मैंने दो नंबर्स, तो दो नंबर्स को इस तरीके से आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है रिजल्ट पर मेरे, तो वो रिजल्ट आपका 6 ही रहता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव, कि हम ये कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। लेकिन क्या एडिशन के केस में ऐसा है, एडिशन के केस में जैसा, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में ऐसा नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2, ऐसा नहीं है। तो डिवीजन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। तो हम ये देखना चाहते थे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या कम्यूटेटिव है, तो है यस। इससे जुड़ी हुई आप और भी प्रॉपर्टीज जो है अपने बुक में देख सकते हैं, एसोसिएटिविटी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव हमने देख ही ली है,
सेम वेक्टर की सेम वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट निकाले जाए, यानी कि ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट निकालो तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, ए और ए की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, ए का मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, द थीटा इज 0 in this case, cos 0 is equal to 1 and a dot a is equal to magnitude of a into magnitude of a, that is square of the magnitude of a vector। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ निकाली जाए, यानी कि ए की डॉट ए के साथ ही निकालता हूँ, ये कोई वेक्टर ए वेक्टर है, इसकी डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ निकालता हूँ, क्या आ जाएगी, ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू cos ऑफ थीटा, दोनों एक ही वेक्टर, तो थीटा क्या हुआ आपका 0 होगा, इस केस में cos 0 लिखा होता है के पास में, इस केस में तो ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ ही ए की मैग्नीट्यूड क्या होती है, स्क्वायर होती है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसी फार्मूले का यूज कर सकते हैं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए, या आप दो वेक्टर्स को राइट एंगल पर प्रूव करना चाहते हैं, आपको प्रूव करने के लिए दे दिया जाए कि प्रूव कीजिए कि प्रूव दैट वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एफ एट राइट एंगल परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, राइट एंगल ब्रैकेट करें, तो सिंपल आप क्या निकालेंगे, आपको मालूम है cos 90 क्या होता है 0। अगर आप दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए जाएंगे तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा आपके पास, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ 90, cos 90 cos पाई बाय 2 में 0 होती है, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ए डॉट बी। तो दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कब 0 होती है, कब 0 होती है, कब 0 होगी, तो क्या होगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट करेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट का यूज़ आप मैथमेटिक्स में देखेंगे काफ़ी वास्ट है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए, दो प्लेन्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए, बहुत काफ़ी जगह आप इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, थीटा फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं जाना, मुझे सिर्फ इतनी जानकारी बहुत है फिजिक्स के लिए, आपके सिलेबस के लिए, केवल दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, ए इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू cos ऑफ थीटा, सिंपल। ठीक है, नथिंग एल्स। थीटा की जानकारी होनी चाहिए, थीटा क्या है ये जानकारी होनी चाहिए कि ए की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट और बी की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट सेम ही होती है, यानी कि कई बार आप ऐसा लिख दें कि ए बी cos थीटा लिखूँ या बी ए cos थीटा लिखूँ, या कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, बस सिंपल इतना सा अगर मुझे मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, तो ये तो एक तरीका है, एक मेथड है वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि मैं वेक्टर को वेक्टर से जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो उस टाइप के प्रोडक्ट का मुझे नाम क्या दिखाऊंगे, स्केलर प्रोडक्ट। उसको रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ, ए डॉट बी से, इस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट का भी नाम मैंने दिया। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं अगर वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ देखूँ और मुझे वेक्टर ही मिले, तो कोई अलग तरीके की मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, अलग तरीके का उसके लिए नियम होना चाहिए। तो देखते हैं उस मल्टीप्लिकेशन को भी, क्या है मल्टीप्लिकेशन, उसको हम दूसरा नाम दिए हैं आपका वेक्टर प्रोडक्ट, हमें यहाँ पर स्टडी करना है। देखिए भाई वेक्टर प्रोडक्ट को देख लेते हैं। देखिए वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास अगला जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में, वो आपकी वेक्टर प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स के बीच की वेक्टर प्रोडक्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी। उसको आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल कह दीजिए, क्रॉस का सिंबल कह दीजिए। ठीक है, इसलिए इसको जैसे स्केलर प्रोडक्ट को ए डॉट बी से लिखते थे, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी लिखते हैं, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं कि भाई दो वेक्टर्स की क्या आपकी क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट आपको जो क्वांटिटी देगी दैट इज आल्सो ए वेक्टर। तो याद रखिए ये दोनों भी वेक्टर हैं, बी भी एक वेक्टर है, जिनकी मल्टीप्लिकेशन से यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट से जो आपको वेक्टर जो क्वांटिटी मिल रही है दैट इज आल्सो ए वेक्टर। तो स्केलर प्रोडक्ट तो काफ़ी आसान है, क्योंकि दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड आसान है, अगर पता हो तो cos ऑफ थीटा, सिंपल। डायरेक्शन का कोई झंझट है नहीं स्केलर क्वांटिटीज में।
तो यहाँ आपके लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है दो बातें जानना, जो कि मैं स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहा हूँ कि वेक्टर के लिए हमारे पास दो चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। एक वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड, कोई भी क्वांटिटी है उसको जब आप मापते हैं, मेज़र करते हैं, उसको मेजरमेंट के फलस्वरूप आप उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं। लेकिन प्लस में स्केलर में हमें डायरेक्शन का जिक्र नहीं करना होता, डायरेक्शन होती ही नहीं स्केलर क्वांटिटीज की। लेकिन वेक्टर्स के केस में मैग्नीट्यूड भी होता है, और आप उस क्वांटिटी को तब तक डिस्क्रिप्शन आप उसका कंप्लीट नहीं मानेंगे जब तक आप उसकी डायरेक्शन का जिक्र नहीं करें। तो वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ हम सी का मैग्नीट्यूड ही नहीं बल्कि हम सी की डायरेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो एक जो है एग्जांपल आप जैसे जो है स्केलर प्रोडक्ट का सिंपल सा एग्जांपल आपका वेक्टर है। वेक्टर क्या होता है? एफ डॉट एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट आपकी जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल है। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल है। तो वर्क में की तो कोई डायरेक्शन है नहीं, फोर्स की डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, दोनों डॉट प्रोडक्ट आप प्रोडक्ट आ गया सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो वेक्टर प्रोडक्ट भी इस तरीके से आप बहुत सारे वेक्टर्स प्रोडक्ट के बारे में, जैसे आपने टॉर्क के बारे में पढ़ा होगा, टॉर्क 9th क्लास में 11th क्लास में आप टॉर्क के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। ये दो क्वांटिटीज़ के वेक्टर प्रोडक्ट के रिजल्ट के तौर पर आपको क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, और इस क्वांटिटी में हम क्या लिखते हैं? आर फोर्स। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट आपको टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। ठीक है, तो टॉर्क की हम ना सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं बल्कि डायरेक्शन की भी बात करते हैं। तो जो हमारे पास क्वांटिटी आ रही है सी, इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। पहले क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड? तो ए क्रॉस बी जो है क्या होगा आपका, देखिए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। जैसे आप आपने कोस की बात की थी, यहाँ हम बात करते हैं साइन ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा उसी तरीके से आपका लिया जाएगा जिस तरीके से वहाँ यहाँ हम ए क्रॉस बी को सिंपल वर्ड्स में इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो ए बी साइन थीटा दैट इज ए क्रॉस बी। ये जो सी वेक्टर आ रहा है, वो जो सी वेक्टर आएगा आपका, उसका मैग्नीट्यूड होगा ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। लेकिन डायरेक्शन की बात मैंने अब तक नहीं की है। डायरेक्शन क्या होगी? ये तो सिर्फ आपके मैग्नीट्यूड या सिंबल की नोटेशंस की बात होगी। मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट कर लेंगे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, बट डायरेक्शन क्या होगा? याद रखिए, जब आप दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये दो वेक्टर्स किसी ना किसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे। मान लीजिए कोई वेक्टर आता है, ये ए वेक्टर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, आपका ए वेक्टर की डायरेक्शन है। ठीक है, ये मेरे पास कोई वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, ओ ए ओ, ये दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों की डायरेक्शन में बता दिया आपको। ये एंगल आपका थीटा। ठीक है, अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि जो सी वेक्टर आया है मेरे पास, इनके रिजल्ट के तौर पर जो सी वेक्टर आया है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नीट्यूड तो यह है आपके पास ए बी साइन थीटा, बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने इसकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करना जरूरी है, मस्ट क्या होगा? तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्लेन का कंसेप्ट समझना आना चाहिए। ठीक है, क्या मतलब है? देखिए, आपके मेरे पास इसको चीज़ें कोई भी दो वेक्टर्स हैं, दो लाइन हैं, ये दो डायरेक्शन में वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, इसको चीज़ें दो लाइन्स हैं। तो इन दोनों लाइन्स को मिलाकर मैं कोई प्लेन बना देता हूँ। मान लीजिए ये दोनों मेरे इस प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, इस प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, इसमें कहीं भी, मतलब मैं अपने प्लेन को उस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ जिस तरीके से आपका ये दो वेक्टर्स जिस प्लेन में पड़ जाए। ठीक है, उसको चीज़ें मेरे पास ये एक प्लेन है मेरे पास,
ये कोई वेक्टर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये ए वेक्टर की डायरेक्शन है और ये आपका बी वेक्टर की डायरेक्शन है। ठीक है, सिंपल है, ये आपके पास बी वेक्टर है। ठीक है, अब ये हो सकता है बोर्ड के प्लेन में ऐड कर रहे हो, इस तरीके से ऐड कर रहे हो, इस तरीके से ऐड कर रहे हो, इस तरीके से ऐड कर रहे हो, कहीं भी घुमा लीजिए, ये कागज क्या है, प्लेन है, क्या है, प्लेन, किसी भी एंगल से घुमा दो, 3 डायमेंशन में नहीं दिख रहा है, ये प्लेन है। ठीक है, तो ये दो वेक्टर्स जो प्लेन फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिस प्लेन में ये ऐड कर रहे हैं, तो जो सी वेक्टर जो इनके रिजल्टेंट के तौर पर मुझे मिलने वाला है, उसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए अगर आप इस प्लेन के कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं तो काफ़ी आसान है। सपोज कीजिए ये ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर डायरेक्शन में, इस तरीके से इस प्लेन में दोनों वेक्टर्स आ जाते हैं, तो जो सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब आपकी तरफ, इस तरफ होगी या फिर इस तरफ होगी। तो इस पेज के या तो उस तरफ या इस पेज के इस तरफ परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन आपकी तरफ होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की ओर होगी, यानी कि इस पेज के इस और सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी या इस और सी के डायरेक्शन। देखिए, अगर मैं लिखता हूँ कि ए बी साइन थीटा इज गिवन बाय द वेक्टर ए क्रॉस बी, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा है, तो सी की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, वो आपकी तरफ होगी या इन्वर्स होगी। ठीक है, तो मुझे देखना है। उससे भी पहले जैसे हमने कम्यूटेटिविटी को स्टडी किया था, वैसे इसको स्टडी करते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि ए बी साइन थीटा की बजाय मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ कि बी ए साइन थीटा लिख देता हूँ, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ बी क्रॉस, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दोनों रिजल्ट सेम हैं, क्या दोनों वेक्टर सेम हैं कि मुझे इसने एक सी वेक्टर दिया है, तो क्या ये भी आपको सी वेक्टर देगा? तो आंसर है नो, ये दोनों इक्वल्स नहीं होंगे। ये कोई आपको दूसरा वेक्टर देगा सी डैश। मतलब अगर कोई वेक्टर समझ लीजिए बी की वेक्टर के प्रोडक्ट के क्रॉस प्रोडक्ट के तौर पर आपको जो सी वेक्टर मिला उसको ये डायरेक्शन आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो जो आपका सी डैश वेक्टर उसकी डायरेक्शन इस सी वेक्टर की डायरेक्शन के ठीक अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। मतलब सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी डैश वेक्टर। मतलब आपके पास ये आने वाला है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस। ठीक, और आप निकालते इस तरीके से थे, डिटरमिनेंट का यूज करते थे हम, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के, अगर 3 डायमेंशन में तो यहाँ पर ए के कंपोनेंट A1 A2 A3, यहाँ पर बी के कंपोनेंट एक्स एक्सिस करूँ B1 वाई एक्सिस करूँ, या इस तरीके से लिख लीजिए AX AY AZ BX BY BZ। इस डिटरमिनेंट को हम फाइंड आउट करते थे और हमारे पास जो सी वेक्टर वो आ जाता है। लेकिन अगर मैं डिटरमिनेंट को आपस में पलटी कर दूँ, अगर ऐसा कर दूँ बी क्रॉस ए फाइंड आउट करूँ, तो मेरे पास क्या आएगा आई जे के, बी के कंपोनेंट लिखे जाएंगे एक्स एक्सिस कह रहा हूँ, वाई एक्सिस कह रहा हूँ, जेड एक्सिस कह रहा हूँ, और ए के कंपोनेंट लिखे जाएंगे एक्स एक्सिस कह रहा हूँ, वाई एक्सिस कह रहा हूँ और जेड एक्सिस कह रहा हूँ। तो आप देखेंगे इनमें क्या रिलेशन आने वाला है दोनों में। यहाँ से अगर आप दोनों को आपस में चेंज करें तो आपको माइनस साइन बाहर मिला होगा। ठीक है, तब आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, नेगेटिव से अपोजिट वेक्टर आपको मिल जाएगा। तो ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप इस तरीके से ले लें तो जो वेक्टर आपके पास आ रहा है उसके डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आप राइट हैंड रूल का यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी दोनों फिंगर्स को, ये दो फिंगर्स आपके पास जो हैं, मिडिल फिंगर है आपके पास और जो 4 फिंगर है, जो आप क्लाइंबिंग राइट हैंड रूल जो 10th क्लास में यूज़ करते हैं, उस तरीके से ही आप यहाँ भी इस्तेमाल कीजिए।
ए वेक्टर को आपकी मिडिल फिंगर ए वेक्टर से आप अपनी 4 फिंगर जो है ए वेक्टर की डायरेक्शन में रखेंगे, और बी वेक्टर की डायरेक्शन में आप अपनी कौन सी फिंगर रखेंगे, मिडिल फिंगर। तो किसी भी एंगल पर, जितने भी एंगल पर एक्ट करें उस तरीके से आप अपनी फिंगर्स को रख सकते हैं। ठीक है, आप मोस्ट प्रोबेबली को इस तरीके से रख सकते हैं। तो मेरा जो थंब है वो जिस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा होगा वो सी वेक्टर की डायरेक्शन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो आपका फर्स्ट वेक्टर है, इधर जो पहले आपका वेक्टर लिखा हुआ उस वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करवाएंगे कौन सी फिंगर से, 4 फिंगर से। इस वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करवाएंगे मिडिल फिंगर से। तो थंब जिस डायरेक्शन को पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन आपकी क्या होगी, सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ये दोनों आपको इस तरीके से लेने हैं जो ए और बी के प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका थंब रिप्रेजेंट करेगा किसको, सी वेक्टर की डायरेक्शन को। और अगर आप बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं तो बी से आप इसको रिप्रेजेंट करवाएंगे, ए से आप इसको रिप्रेजेंट करवाएंगे। मतलब आप ऐसा करेंगे, देख रहे हैं थंब अभी इनवर्ड आ रहा है, और अगर ए से आप इस फिंगर से ए को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, बी से इस फिंगर को रिप्रेजेंट करा रहे हैं, तो थंब आपका इस तरफ आ रहा है। तो जो डायरेक्शन आएगी वेक्टर प्रोडक्ट में, सी वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच द वेक्टर ए एंड बी आर एक्टिंग, एंड दैट इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। सिंपल। तो मेरे पास वेक्टर प्रोडक्ट में सिंपल है, फाइंड आउट करना आपके लिए जो है क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बहुत सारी क्वांटिटीज आपको डेली लाइफ में इस तरीके से, ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना। ठीक है, अब जब आप एग्जांपल्स के बहुत सारे ऐसी क्वांटिटीज देखेंगे जिनमें आपके वेक्टर प्रोडक्ट इस्तेमाल हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान है। अब लास्ट देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर बाय वेक्टर। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। देखिए बहुत डेली लाइफ का एक एग्जांपल आपका, काफ़ी आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आए हैं। अगर हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर ए वेक्टर है और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, 2 स्केलर है, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या आने वाला है, तो मेरे पास कोई वेक्टर ही आने वाला है सी वेक्टर। लेकिन क्या होगा, सी वेक्टर क्या होगा, वाइस ऑफ ए वेक्टर। क्या मतलब इस बात का होगा, मतलब जो सी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर सी इज ट्वाइस या 2 times the magnitude of a वेक्टर। यानी कि c का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 गुना होगा आपका a के मैग्नीट्यूड से। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि c वेक्टर है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर c remains same। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर c is, लिख सकते हैं आप, is in the direction of a। सिंपल सा एक एग्जांपल आप ले सकते हैं इसका, फोर्स। फोर्स क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन। आप देख रहे हैं मास एक स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब मास को स्केलर क्वांटिटी पे वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया गया तो मेरे पास एक नई क्वांटिटी है, एक नया ही वेक्टर आया है जिसकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है, फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर आप ऐसा कहें कि आप वैसे लिखे मुझे तो आप ऐसा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है, नहीं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ नेगेटिव साइन लिख सकता हूँ, यानी कि जो एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन की इस डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन है, तो फोर्स जिसको मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन माना हुआ है, मेरी एक्सेलरेशन उसके अपोजिट नेगेटिव डायरेक्शन होगी। तो आप देखेंगे कि जो आपके पास क्वांटिटी आ रही है, जब आप किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो नई क्वांटिटी आती है उसकी डायरेक्शन वही रहेगी जो आपकी वेक्टर की डायरेक्शन है। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, उतने ही गुना हो जाएगा जिस स्केलर से आप मल्टीप्लाई करें। तो याद रखिए, जब आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्वांटिटी बदल जाती है, कोई एक और दूसरा वेक्टर आपके पास आ जाता है। फॉर एग्जांपल फोर्स, मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपका। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे आप डेली लाइफ में देखेंगे। ठीक, तो आपके पास जो वेक्टर आएगा, हम इसको एक नया वेक्टर माने, भले ही वो उस वेक्टर का
मैग्नीट्यूड का डबल हो, इसका मैग्नीट्यूड उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का 2 गुना होगा, लेकिन डायरेक्शन में दोनों सेम रहने वाले। ठीक है, अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई कैन राइट -2 इंटू वेक्टर ऑफ ए। अब क्या मेरा क्या कहना है कि -2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा मैग्नीट्यूड -2 टाइम्स इंक्रीज है। इसका क्या मतलब, इसका कोई मीनिंगलेस नहीं था, तो मैं इसको ऐसा कहूँगा कि मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया माइनस ऑफ वेक्टर ए से। ठीक है, तो हम वेक्टर्स के केस में मल्टीप्लिकेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड करके देखते हैं। मोस्ट कॉमनली आपका वेक्टर्स का इतना ही यूज़ आपका 12th क्लास में हुआ। ठीक है, वेक्टर्स का बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक, कितनी भी हम बात करें 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इतना कुछ आपने नहीं जाना है। वैसे भी 12th क्लास में आप वेक्टर्स की मदद से प्लेन करने वाले 3 डायमेंशन ज्योमेट्री को पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वेक्टर्स आपके लिए वैसे भी आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना रखते हैं। तो वेक्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इतना ही आपने रिवाइज करना है मोस्ट कॉमनली जो आपके 11th क्लास में थे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ जो आपके सामने होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।